देश की राजनीति में इस वक्त जो तस्वीर बन रही है उसने भारतीय राजनीति के कई बड़े खिलाड़ियों की धड़कनें तेज कर दी है। और सबसे ज्यादा बेचैनी अगर किसी खेमे में दिखाई दे रही है तो वो है बीजेपी के भीतर, क्योंकि जिन राज्यों को बीजेपी ने अपने लिए सपनों की दुनिया सजाई थी, जिन राज्यों में उसे लग रहा था कि विपक्ष बिखरा हुआ है और इस बिखरे हुए विपक्ष के बीच वो अपनी राजनीति का स्थान बना लेगी, वैसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि खतरा उसके साथ ही उसके दोस्तों पर भी मंडराने लगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी ने ऐसा राजनीतिक समीकरण खड़ा कर दिया है जिसने सत्ता के गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। इस विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस 4 राज्यों में बेहद ही मजबूत हो चुकी है। जिस तरह राजनीतिक स्थिति बनी है, जिस तरह जनता ने कांग्रेस को फिर से एक विकल्प के तौर पर देखना शुरू किया है, उसने सिर्फ बीजेपी की रणनीति को ही चुनौती नहीं दी, बल्कि उसके दोस्त की भी चिंता बढ़ा दी है, जो अब तक खुद को अपने राज्य में अजय मानकर बैठे थे। और अब कांग्रेस की नज़र एक ऐसे राज्य पर टिक चुकी है जहां के मुख्यमंत्री शायद अब तक यही सोच रहे थे कि उनका राजनीतिक किला इतना मजबूत है कि उसे कोई हिला ही नहीं सकता। उनकी पकड़ इतनी मजबूत है कि विपक्ष चाहकर भी जितनी कोशिश कर ले, सत्ता तक पहुंचना आसान नहीं होगा। लेकिन राजनीति में वक्त कब करवट ले ले कोई नहीं जानता। दोस्तों, हाल ही में देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए और इन चुनावों के नतीजों ने भारतीय राजनीति की दिशा ही बदल कर रख दी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने बड़ा दांव खेलते हुए सत्ता तक पहुंचने का सपना पूरा किया। वहीं असम में भी पार्टी ने अपनी पकड़ बरकरार रखते हुए शानदार वापसी की। ऊपर से देखने में ऐसा लगा कि बीजेपी के लिए ये चुनाव किसी जीत के उत्सव से कम नहीं है, लेकिन अगर नतीजों को गहराई से समझा जाए तो तस्वीर कुछ और ही कहानी कहती है। क्योंकि उत्तर और पूर्व भारत में मिली कामयाबी के बीच दक्षिण भारत से आए नतीजों ने बीजेपी की रणनीति पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। दक्षिण भारत, जहां बीजेपी पिछले कई सालों से अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही है, जहां करोड़ों रुपए, बड़े बड़े चेहरे, बड़ी बड़ी रैलियां और आक्रामक प्रचार किया गया, वहां जिस तरह कांग्रेस ने अपनी राजनीतिक मौजूदगी को मजबूत किया, उसने पूरे समीकरण बदल दिए। अब स्थिति ये बनती दिख रही है कि दक्षिण भारत के कई बड़े राज्यों में बीजेपी के लिए आगे की राह पहले से कई ज्यादा मुश्किल हो सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस की इस बढ़ती ताकत का असर सिर्फ बीजेपी तक सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि उस मुख्यमंत्री पर भी पड़ने वाला है जो अब तक खुद को अपने राज्य का सबसे मजबूत चेहरा मानता है। क्योंकि अगर कांग्रेस इसी रफ्तार से आगे बढ़ती रही तो आने वाले महीनों में भारतीय राजनीति का अगला सबसे बड़ा राजनीतिक संघर्ष उसी राज्य में देखने को मिल सकता है जहां आज तक सत्ता को चुनौती देना लगभग नामुमकिन माना जाता रहा है। दोस्तों, आखिर कौन है वो मुख्यमंत्री, कौन सा वो राज्य है और कैसे कांग्रेस वहां सत्ता के सबसे मजबूत किले को चुनौती देने की तैयारी कर रही है, यही पूरी कहानी हम आपको इस रिपोर्ट में विस्तार से बताएंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। दोस्तों, दक्षिण भारत की राजनीति में इस वक्त जो तस्वीर बन रही है वो सिर्फ चुनावी नतीजों की कहानी नहीं है, बल्कि उस नए समीकरण भूगोल की कहानी है जो आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनावों की दिशा तय कर सकता है। क्योंकि अगर आज दक्षिण भारत का राजनीतिक नक्शा उठाकर देखा जाए तो एक बार बिल्कुल साफ नजर आती है, बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती अब विपक्ष नहीं, बल्कि विपक्ष की आपसी केमिस्ट्री बनती जा रही है। और इस पूरी तस्वीर के केंद्र में अगर कोई चेहरा सबसे तेजी से उभरा है तो वो है विजय, जिन्हें लोग थलपति विजय के नाम से जानते हैं। तमिल सिनेमा के सुपरस्टार से सत्ता के शिखर तक पहुंचने वाले विजय ने अपनी पार्टी टीवीके को पहली ही लड़ाई में वहां पहुंचा दिया जहां पहुंचने में कई दलों को दशकों लग गए। और अब तमिलनाडु में विजय सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं है, बल्कि दक्षिण भारत की नई राजनीतिक धुरी बनकर उभर रहे हैं। टीवीके की जीत ने लगभग 6 दशक पुराने सत्ता समीकरणों को बदल दिया और विजय ने यह साबित कर दिया कि भीड़ जुटाने वाला स्टार अगर सही समय पर राजनीतिक दिशा पकड़ ले तो सत्ता का गणित भी बदल सकता है। लेकिन कहानी सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित नहीं है। तमिलनाडु से सटा हुआ कर्नाटक, जहां सिद्धारमैया सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं बल्कि सामाजिक समीकरणों के सबसे मजबूत खिलाड़ी माने जाते हैं, पिछड़े वर्गों, किसानों
और ग्रामीण वोट बैंक पर उनकी पकड़ दक्षिण भारत की राजनीति में कांग्रेस को एक मजबूत आधार देती है। कर्नाटक के ठीक ऊपर तेलंगाना है, जहां रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस को सिर्फ सत्ता तक नहीं पहुंचाया, बल्कि तेलंगाना की राजनीति में आक्रामक और लड़ाकू नेतृत्व का नया चेहरा बनकर उभरे। उनकी शैली, उनका हमला और संगठन पर उनकी पकड़ उन्हें दक्षिण में कांग्रेस का सबसे ऊर्जावान चेहरा बना रही है। और अब बात केरला की, जहां कांग्रेस खेमे में एक नया भरोसेमंद चेहरा बनकर उभरे हैं वीडी सतीशन, जिनकी राजनीतिक विश्वसनीयता, जमीनी पकड़ और संगठन को एकजुट रखने की क्षमता कांग्रेस के लिए केरल को सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि रणनीतिक शक्ति केंद्र बना रही है। दोस्तों, अगर कोई ये सोच रहा है कि तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और केरला में कांग्रेस या उसके सहयोगियों की मजबूती का असर आंध्र प्रदेश पर कैसे पड़ेगा, तो उसका जवाब सिर्फ राजनीति में नहीं, रोजगार, कारोबार, शिक्षा, सड़क और परिवारों के रिश्तों में छिपा है। सबसे पहले तेलंगाना को समझिए। आंध्र प्रदेश के लाखों परिवारों का रोजगार, पढ़ाई, इलाज और बिजनेस सीधे हैदराबाद से जुड़ा है। और 2026 के टैलेंट डेटा के मुताबिक हैदराबाद देश के सबसे बड़े टैलेंट पुल राज्य में बना हुआ है और सबसे बड़े टैलेंट कॉरिडोर में आंध्र प्रदेश का नाम साफ तौर पर दर्ज है। यानी नौकरियों के लिए जाने वाले हजारों लाखों आंध्र के युवा सीधे तेलंगाना की अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं। अब सोचिए, अगर वहां रेवंत रेड्डी की सरकार रोजगार, आईटी निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी दिखाती है, तो उसका संदेश सीधे आंध्र के युवाओं तक जाता है, क्योंकि उसमें से बहुतों का करियर हैदराबाद से जुड़ा है। अब आइए कर्नाटक पर। बेंगलुरु सिर्फ कर्नाटक की राजधानी नहीं, आंध्र प्रदेश के युवाओं का सबसे बड़ा आईटी डेस्टिनेशन है। और आज भी बेंगलुरु आंध्र रूट पर बसों की भारी मांग बताती है कि दोनों राज्यों के बीच रोजाना कितना बड़ा मूवमेंट है। हाल में कर्नाटक परिवहन निगम को आंध्र रूट पर बसें बढ़ाने की मांग उठी, क्योंकि यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब जरा नक्शे पर नजर डालिए दोस्तों, यानी अगर सिद्धारमैया रोजगार, उद्योग, वेलफेयर मॉडल पर मजबूत दिखते हैं, तो उसका असर सीधे आंध्र के मध्यम वर्गीय और युवा वोटर पर पड़ता है, क्योंकि तुलना घर घर में होती है। अब तमिलनाडु पर बात करते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि तमिलनाडु का आंध्र से क्या लेना देना, लेकिन हकीकत यह है कि चेन्नई, नेल्लोर, चित्तूर बेल्ट आज इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक कॉरिडोर बन चुका है और चेन्नई से बेंगलोर को जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे आंध्र प्रदेश से होकर गुजर रहा है, जिससे चित्तूर और रायलसीमा के उद्योगों पर सीधा असर पड़ना तय है। ऐसे में अगर विजय की सरकार इंडस्ट्री, नौकरियां और युवाओं को लेकर अलग मॉडल दिखाती है, तो सबसे पहले असर आंध्र के सीमावर्ती जिलों चित्तूर, तिरुपति, नेल्लोर में महसूस होगा। और अब केरल। तो दोस्तों, दक्षिण भारत की राजनीति में इस वक्त एक ऐसी हलचल शुरू हो चुकी है जो अगर आगे बढ़ी तो उसका सीधा नुकसान टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू और बीजेपी को हो सकता है। और इसकी शुरुआत हुई एक बधाई संदेश से, जब विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। तब आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वाईएसआरसीपी प्रमुख जगन मोहन रेड्डी ने सिर्फ औपचारिक बधाई नहीं दी, बल्कि सोशल मीडिया पर विजय को माय डियर ब्रदर कहकर संबोधित किया और उनकी जीत को इम्प्रेसिव फीट बताया। राजनीति में शब्द कभी सिर्फ शब्द नहीं होते, खासकर तब जब दो बड़े जनाधार वाले नेता एक दूसरे के लिए भाई जैसा सार्वजनिक संबोधन इस्तेमाल करें। अब यहाँ सबसे अहम बात समझिए, जगनमोहन रेड्डी की पार्टी की भले ही आंध्र प्रदेश में सरकार ना बनी हो, लेकिन आंध्र प्रदेश की राजनीति में उनकी ताकत तो अब भी बरकरार है। उनके पिता वाईएस राजशेखर रेड्डी कभी कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरों में गिने जाते थे, लेकिन पिता के निधन के बाद जब कांग्रेस नेतृत्व ने तत्काल उन्हें राज्य की कमान नहीं सौंपी, तब जगन ने कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई। यानी जगन का राजनीतिक डीएनए कांग्रेस से अलग जरूर हुआ, लेकिन उनकी जड़ें कांग्रेस की राजनीति में ही थी। यही वजह है कि आज जब राहुल गांधी दक्षिण भारत में कांग्रेस को फिर से मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, तब विजय जैसे नेता की भूमिका अहम हो जाती है, क्योंकि विजय सिर्फ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री नहीं है, वो ऐसे नेता बन चुके हैं जिनकी व्यक्तिगत पहुंच फिल्म इंडस्ट्री से लेकर दक्षिण भारत के कई बड़े राजनीतिक परिवारों तक है। और फरवरी 2026 में
चेन्नई के एक निजी कार्यक्रम में विजय और जगनमोहन रेड्डी की मुलाकात भी सामने आई थी। अब अगर विजय राहुल गांधी और जगनमोहन रेड्डी के बीच संवाद का पुल बनते हैं तो इसका असर चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी और बीजेपी पर तो पड़ेगा ही, पूरा आंध्र का समीकरण बदल सकता है। क्योंकि 2024 में हार के बाद जगन की पार्टी का वोट बैंक पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, उल्टा वो अभी भी गांव, किसानों और कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के बीच मजबूत पकड़ रखते हैं। और खुद जगन ने 2026 से ही फिर से जमीनी अभियान शुरू कर दिया है। अब सोचिए, अगर भविष्य में जगनमोहन रेड्डी राहुल गांधी के करीब आते हैं, अगर वाईएसआर परिवार की पुरानी कांग्रेस विरासत फिर सक्रिय होती है, अगर तमिलनाडु के विजय, तेलंगाना के रेवंत रेड्डी, कर्नाटक के सिद्धारमैया और आंध्र में जगनमोहन रेड्डी एक ही राजनीतिक लाइन पर दिखते हैं, तो नुकसान किसका होगा? सबसे पहले नुकसान होगा बीजेपी का, क्योंकि आंध्र प्रदेश में बीजेपी अपनी ताकत के दम पर नहीं बल्कि टीडीपी के सहारे सत्ता गठबंधन में है। और राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि वहां बीजेपी जूनियर पार्टनर की भूमिका में है। ऐसे में अगर जगन और कांग्रेस के बीच दूरी कम होती है तो बीजेपी के सामने 3 बड़ी चुनौतियां खड़ी हो सकती है। पहली चुनौती वोट ट्रांसफर। जगन का ग्रामीण और कल्याणकारी वोट बैंक है, कांग्रेस के राष्ट्रीय नैरेटिव से जुड़ सकता है। दूसरी चुनौती दक्षिणी घेराबंदी। तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक के बाद अगर आंध्र में भी कांग्रेस समर्थक समीकरण बनता है तो दक्षिण भारत में बीजेपी और ज्यादा अकेली पड़ सकती है। तीसरी चुनौती मोदी बनाम क्षेत्रीय चेहरों का मुकाबला, क्योंकि तब लड़ाई सिर्फ पार्टी बनाम पार्टी नहीं रहेगी बल्कि राहुल गांधी के साथ विजय और जगन जैसे बड़े जनाधार वाले चेहरों की संयुक्त राजनीति बन सकती है, जिससे दक्षिण भारत से बीजेपी का सफाया तो होगा ही, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान तो चंद्रबाबू नायडू को होगा। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।